नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सभी मिलकर के एक बार सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। आज अपन बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सारे के सारे मिलकर एक बार सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर दो। और आज का पहला प्रश्न मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गणित कक्षा में होरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। जो सबसे कम के बारे में पूछ रहा है तो बताओ भाई, सबसे जो कम उपयुक्त है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रहा आपके सामने, इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है, इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे क्या? बोले सर यहां पर सबसे कम जो उपयोग किया जाता है ना वो कौन सा है? डी आंसर होगा कि जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आ जाओ भाई। हॉरिस्टिक्स विधि स्वतः खोज विधि, इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी है। वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, तर्क वितर्क, अनुभव द्वारा सरल एवं जटिल समस्याओं की खोज करता है। इसे खोज विधि भी कहते हैं। प्रश्नानुसार गणित कक्षा में हॉरिस्टिक्स स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। जब जटिल समस्याओं का इसमें उपयोग होता है, क्या जटिल समस्याओं इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनकी विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है, मॉडल से ज्यामितीय आकृति की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताए, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़े, ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करे जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके, गणित में प्रारूप मॉडलों की भूमिका को समझे। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ भाई क्या आंसर होगा। बोले सर यहां पर मुझे जहां तक दिख रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़े, ताकि जो उनका क्या कह रहा है कि प्रारूप अपनी कक्षा लेकर आए ज्यामितीय आकृति। तो क्या कह रहा है? बोले सर वो जो प्रक्रियाएं हैं उनको किससे जोड़े? अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों उनके दैनिक जीवन से जोड़े, ताकि वो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है, एक करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़े नेक्स्ट। आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न विषय क्षेत्रों से और उनके उपयोग को दैनिक जीवन से जोड़े। तो ये सही आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, बताओ भाई आंसर। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना, दूसरा कह रहा है कि देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सर्जन करना, तीसरा आपके सामने कह रहा है गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या हल करने के लिए कहना, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गतिकरण करना, गणितीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बोले सर यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो मुख्य लक्ष्य उसका यह है कि बच्चों की विचार प्रक्रियाओं को गणितीयकरण करना। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है, एक करेक्ट आंसर है। समझे मेरी बात को? बोले गुरुजी बेखूबी से समझ गए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न बताओ भाई। देखो इसका स्पष्टीकरण भी कर दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना है, जिसमें मुख्यतः बच्चों में गणित समझ और गणितीय तौर तरीके से सोचने की क्षमता का विकास करना शामिल होगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपके सामने।
गणित की एक शिक्षिका श्रीमती सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनी कक्षाएं परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करना। दूसरा कह रहा है कि 37 प्लस 21 का परिकलन करे। और यहां पर कह रहा है कि अगला कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए। और कह रहा है कि एक संभव त्रिभुज बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? बोले सर मुझे यहां पर इसका सी आंसर सही लग रहा है कि क्षेत्रफल वाले क्या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सभी क्षेत्रफल वाले क्या क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए। क्यों बनाए वो भी जान लो कि आलोचनात्मक चिंतन, तथ्यों को वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रश्नानुसार गणित की शिक्षिका श्रीमती सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कक्षाई परिचर्चा में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए शामिल करना सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न को एक बार अच्छे से रीड करो, उसके बाद में आंसर देना भाई, सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी ना करना। ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का समय खराब ना हो। मेरी तरफ से हर संभव आप लोगों के लिए, हमेशा मदद के लिए आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं कि आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले मुसीबत मेरे है। आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है। मुझे आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार रोजाना मुझे आप लोग जिस प्रकार प्रेम देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आज इस वीडियो में उतना ही आप मुझे प्रेम देंगे। कि प्राय देखा गया कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? बोले सर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन पहला कह रहा है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमजोर है केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाइयां होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मुझे देंगे तुरंत प्रभाव से, क्या आंसर होने वाला है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कारण है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसका पहला जो कारण है वो कौन सा है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, पारिभाषिक, प्राविधिक लगती है जिसको उसके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। क्लियर बेटा? अब क्यों नहीं किया जा सकता वो भी जान लो कि गणित में इबारती सवाल दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं, घटना आदि का आकलन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के द्वारा हिसाब करना होता है। जैसे तनिष पास की दुकान में गया और उसने 40 रुपए की चीनी और 18 रुपए के गेहूं खरीदे, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? पर आइए देखा गया कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं तो अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा, भाग शामिल है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषिक, प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया मामला? आगे बढ़ो सबका है। आज देखो थोड़ा सा रिकॉर्ड है, थोड़ा सा सपोर्ट करना। सोमवार से क्लासेज आपकी वही लाइव क्लास चलेगी, टेंशन। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। निम्नलिखित में कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है बच्चे को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने यह त्रुटि असावधानी वश की है। समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्याम पट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए।
बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ मेरे भाई क्या होगा। बोले सर यहां पर देखो क्या किया उसने, यहां पर 101 में से 97 घटाया, तो उसने आंसर कितना बताया। बोले सर 96। कैसे बताया वो भी जान लो। बोले सर यहां पर देखो 7 में से 1 घटाया कितना, बोले सर 6, और यहां पर 0 में बोले सर 9 घटाया, तो उसने डायरेक्ट 9 लिख दिया और यहां पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, यानी कि 10, तो 0 लगा दिया। यहां पर क्या है कि बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा भाई। उसने बड़े अंक में से नहीं घटाया, उसने छोटे अंक में से बड़े अंक को घटा दिया कि भैया कितने तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया उसने। तो प्रश्न का आंसर भी क्या आ गया, 96 आ गया। तो प्रश्न का आंसर क्या था, गलत था। प्रश्न को सही निम्न रूप से हल नहीं किया। तो कौन सी उसमें समझ नहीं थी, बोले बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल और प्रयोग किया है। तो यहां पर उसने क्या कर दिया, एरर कर दिया, गलत कर दिया कि व्यवकलन का अर्थ घटाना या घटाव। प्रश्नानुसार 101 माइनस 97 96। इस प्रश्न को हल करने का सर्वाधिक उपयुक्त त्रुटि का कारण बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल या प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई। अरे श्याम खराब मेरे भाई। कि एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है, पहला संख्यात्मक, गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या या अंकित संख्या के ऊपर बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे सारे के सारे। बोले सर यहां पर वो मेरे पास में क्या है, 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरे एक बहन है। तो वो काउंट ही तो कर रहा है, गणन ही तो कर रहा है वो। तो इस प्रश्न का क्या होगा, बोले सर यहां पे कार्डिनल नंबर्स होगा, गणन संख्या होगा। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई। किसी संख्या को या भाई किसी इशारे से समझा रहा है कि मेरे एक बहन है, मेरे पास 5 कलर पेंसिल है, मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 5 किताब है। तो वो काउंट ही तो कर रहे हैं, उनको गणन ही तो कर रहे हैं। हो जाएगा ना मामला। तो सर ओके रिपोर्ट कि गणन संख्या कार्डिनल संख्याएं वे प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है जिनको गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे छोटी कार्डिनल संख्या 1 है। कार्डिनल नंबर का उदाहरण 1 2 3 4 5 अनंत तक है। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा गणन संख्या के संबंध में बात कर रहा है, कोई दिक्कत ना है। अगला बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अरे श्याम, निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है। पहला कह रहा है कि सर व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और फिर निरूपण करना। निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना। प्रश्न का आंसर बताओ भाई क्या होगा। बोले सर सबसे पहले होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सबसे पहले क्या होता है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो पहला एकत्रित जो कह रहा है कि भाई पहला आंकड़ा कौन सा है, तो पहला देखो यहां पर ही तो है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद में उसमें इंपोर्टेंट को छांटना। अपन सारा का सारा, जैसे कि आपको मैं बोल दूं कि सीटेट की आपको तैयारी करनी, तो आप मार्केट जाएंगे 10 एक बुक छांट के उठा के ले आएंगे। तो आपने पहले क्या किया, बोले सर हमने सबसे पहले बुकों को कलेक्ट किया, एकत्रित किया। क्या किया, सबसे पहले अपने बुकों को क्या किया, कलेक्टिंग किया। कलेक्टिंग तो किया, मैंने बुकों को कलेक्ट कर लिया। अब बुक को लाने के बाद मैंने कहा कि इसमें इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको छांटने हैं। तो आप क्या करेंगे, बोले सर हम पेन कॉपी लेके बैठेंगे, पूरा का पूरा जो इंपोर्टेंट है उसके ऊपर बिल्कुल जो मार्कर होता है उसको लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बोले सर यहां पर फिर हमने की उसके ऊपर सॉर्टिंग।
छांटना शुरू किया हमने। क्या कर दिया? दूसरा नंबर अपना आ गया छांटना। उसके बाद में बोले सर इसको एक व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे, जमाएंगे। जब अपन समय निरूपित करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के कि 5 घंटे हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, 6 घंटे हमें हिस्ट्री पढ़नी है, 6 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, तो कुछ समय को अपन इंडिकेट करते हैं। तो वो क्या होता है कि अपनी व्यवस्थित करना कि भैया अब हमें व्यवस्थित करना है, इनको सही तरीके से लगाना है कि अब व्यवस्थित करना। उसके बाद में क्या करना बोले सर, निरूपण करना। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर सब ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या है, एक करेक्ट आंसर है। अगला देखो, विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु किसी समस्या का अवलोकन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उस वस्तु तथा समस्या की जानकारी प्राप्त करना। आंकड़ों का विश्लेषण अनुसरण करने के लिए पहले हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर उसको छांटते हैं, फिर व्यवस्थित करते हैं, फिर उसका निरूपण करते हैं। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 24। तो उठा लो भाई बाबू। कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? बताओ भाई। पहला कह रहा है कि निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। आपके सामने ऑप्शन है 4। बताओ मेरे भाई 24 का आंसर क्या होगा? बोले सर अगर अपन आंसर देखें ना तो निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, यहां पर कह रहा है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ये महत्वपूर्ण विशेषता में नहीं आता बेटा, गलत हो गया। पहला कह रहा है कि संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्या कह रहा है कि हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, बिल्कुल सही कह रहा है। सी, बी और सी जहां पर है तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा बोले सर डी आंसर इज द राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन का क्या है, एक करेक्ट आंसर है। अब इसका ये जो आप कह रहे हैं कि सर ये तो संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणा, ये होता क्या है? तो आ जाओ मेरे भाई कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। संवादात्मक और संदर्भनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, आगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। तो आगमनात्मक तरीके से यहां पर आगमनात्मक वाला है नहीं, निम्नगानात्मक दे रखा, तो गलत हो गया। अगला प्रश्न बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25। समय को भरोसो कोने कद पलटी मार जावे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? क्वेश्चन नंबर 25 बोले गुरुजी, खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता, गणन कौशल विकसित करना और सभी के लिए शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा कि वो कह रहा है कि अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक। तो क्या है? बोले सर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान वाला संख्यात्मकता। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन है। अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 फॉर्मूले के बजाय 5+33+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN 3 के अंत तक
के बीच अर्थ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित की समस्या को हल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय एक शिक्षा नीति NEP 2020-2025 तक सभी बच्चों और अंक हासिल कर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आपका कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता। अगला प्रश्न बताओ। बताओ भाई। कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, मानक कलन विधि का उपयोग, सूत्रों तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग। तो क्या कह रहा है कि तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए तो बेटा कौन सा होगा? खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग करना। भी खुले सिरे वाले क्या होते हैं? गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय खुले सिरे वाले प्रश्न का उपयोग करना। खुले सिरे वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे एक प्रश्न का जवाब भिन्न भिन्न तरीके से दिया जा सकता है। इस प्रकार के तार्किक चिंतन का विकास होता है। जब हम आपको अलग अलग तरीके से करने के लिए बिल्कुल आपको ऑप्शन देंगे कि इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, एक ही पर्सन के 5-5 नियम आपको बता दे, तो उसमें आप लोगों को क्या होगा कि एक तो पर्सन करने की जो आप लोगों की एबिलिटी है वो आपकी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। आप पढ़ने के अंदर आपकी रुचि लगेगी, सर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार। आप नहीं कहते सर इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक तरीका बताओ। उससे क्या होता है कि तार्किक चिंतन का क्या होता है? विकास होता है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। बताओ भाई कि नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख किया गया है। अपने विद्यालय जीवन में गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे ये विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूं। ओके, पहला कह रहा है कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के पास की है। ओके, अगला कह रहा है कि ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? अब ऑप्शन आपको दिए गए, दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही। नहीं बेटा, दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया। दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के प्रोत्साहित किया गया। गणित की अच्छा अध्यापक बनने के योग्य नहीं है, परंतु अच्छी अध्यापक बनने योग्य है, क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मुझे क्या लग रहा है भैया? इसमें लग रहा है कि दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने को प्रोत्साहित किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मुझे जहां तक लग रहा है सी आंसर होगा। भाई रट करके ही तो आप लोग एक समय के लिए तो कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप जो रटते हैं उसको कुछ समय आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे आप लोग उससे थोड़ा सा दूर हुए वो आपके दिमाग से गायब, लेकिन जो समझ के करता है पूरी जिंदगी भर याद रहता है। हाँ, कथन ए और बी दोनों ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बताओ भाई क्या होगा? कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? पहला ऑप्शन दे रही हो, शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और इस दौरान शिक्षार्थी उसे शांति से सुन और देख रहा है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। सी कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहा है। ठीक कह रहा है कि शिक्षक श्याम पट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फेंको भाई, क्या होगा? बोले गुरुजी प्रश्न नंबर 28 का आंसर अपन देखें ना तो शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री, बी आंसर होगा भाई।
मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाता ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? बोले सर 28 का आंसर क्या होगा? बी आंसर इज द राइट आंसर, एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मुझे बताओ मेरे भाई क्या होगा? देखो इसी का मैंने कर दिया उपयुक्त प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता यह है कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग कर संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। बताओ भाई। आ जाओ, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। पहला ऑप्शन दे रहा है भैया आपको कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर फेंको भाई क्या होगा? बोले सर यहां पर गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुसार चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर। कर लोगे ना? बताओ क्यों? कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह बच्चों के सीखने में इस तरह की सुविधा प्रदान करे जिससे बच्चों की ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिले। एक गणित शिक्षक से यह अपेक्षा है कि कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सारे के सारे बालक मिलकर मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्या आंसर होने वाला है? बताओ भाई। क्या कह रहा है प्रश्न? कि प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा कि 5 सैकड़े में से 5 दाइयां घटाइए। पहला क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर शून्य है। निम्नलिखित में कौन सा दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त? शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को ऐसे 10 और समस्या अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल न कर सके। तीसरा ऑप्शन दे रहा है शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही के हल कर सके। और डी ऑप्शन है कि भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझने के लिए कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मुझे तो ये लग रहा है, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को
विद्यार्थियों को उत्तर समझने के लिए कहना चाहिए। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि श्री राणा ने विद्यार्थियों से पूछा कि 5 सैकड़े में से 5 दाइयां घटाइए। तो 5 सैकड़े कितना? बोले सर 500। अब 5 दाइयां घटाएंगे तो बोले सर 50। तो कितना? बोले सर 450 आना चाहिए। तो बच्चे ने कितना दिया? बोले सर 0 दिया। परंतु एक बच्चे ने उत्तर शून्य दिया। इस स्थिति का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है कि इस भ्रांति को पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझने के लिए कहना चाहिए। अगला बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ भाई। कक्षा 5 का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुण समझ पाता है, किंतु वर्गों, आयतों एवं समांतर चतुर्भुज के बीच के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस स्तर पर है? क्वेश्चन नंबर 16 को आंसर दे ला भाई सारा का सारा। हाँ, कौन से पे है? बोले सर विश्लेषण के नियम पर। दर्शक और निगमन नहीं भाई, किस पर? विश्लेषण के नियम पर। अब ये क्यों है वो भी जान लो कि इसके 5 नियम है चिंतन के। वेन हेले ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर दिए गए। पहला कह रहा है कि चक्षुषीकरण। इसमें बच्चा सिर्फ आकृतियों के आधार पर वस्तुओं को पहचानता है। जैसे समोसे की आकृति को देकर त्रिभुज बताना, रोटी की आकृति को देकर वर्त बताना और बिस्किट की आकृति को देकर आयत बताना। अब लेवल जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि विश्लेषण, इसमें बच्चा वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है तथा अंतर को जान पाता है। जैसे वर्ग और आयत के बीच में अंतर शुरू कर देता है। अनौपचारिक निगमन, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच उनकी समानता के आधार पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्ग को उसी वर्ग आकृति में जोड़ने पर वह आयत बन जाता है। अगला क्या है? औपचारिक, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच सूत्र बनाना शुरू कर देता है। और लेवल 4 क्या? इसमें बच्चा अपने इसे ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करने लगता है। प्रश्न अनुसार कक्षा 5 का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुण समझ पाता है, किंतु वर्गों, आयतों, समांतर चतुर्भुज के बीच में संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता। ये वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के विश्लेषण पर क्या है? स्तर पर है। अब देखो भाई अगला प्रश्न। हाँ, कि निम्नलिखित में से किन का गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है? प्रयोग का, सत्यापन का, तार्किक विवेचन का, अभिगृहीतों का। तो भाई इसमें सी ऑप्शन और डी। न तो आपका सत्यापन का होता है न प्रयोग का होता है। किसमें गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है? किसका? सत्यापन का नहीं होता है, उपयोग प्रयोग का भी नहीं होता। किसका होता है? तार्किक विवेचन का और अभिगृहीतों का होता है। तो प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा? बोले सर हमारे प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। सी और डी हमारे प्रश्न का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग तार्किक विवेचन का तथा अभिगृहीतों का उपयोग होता है। गणित में तार्किक विवेचन का अर्थ गणित अवधारणाओं को परिभाषित करने में किया जाता है, जबकि अभिगृहीतों का अर्थ गणित में अभिगृहित समय सिद्ध को कहते हैं, जिससे हम उसको सही सिद्ध कर सकते हैं लेकिन स्वयं को सिद्ध मानते हैं। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्य परक मूल्यों के विकास के लिए सहायक है? पहला ऑप्शन दे रखियो जाफा ने, विद्यार्थियों को अधिक प्रश्नों को हल करने के अवसर प्रदान करना, विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना, विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने, अपने स्वयं के प्रश्न बनाने के अवसर प्रदान करना। सही विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो मुझे, क्या होगा? बोले सर यहां पर मुझे लग रहा है आपका कि रंगोलियों का जो अवसर है, विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में अवसर, तो ये पहला तो नहीं है भाई, विद्यार्थियों में अधिक प्रश्न। और आपका सी क्या कर रहा है? बी और सी होगा। कौन सा? बोले सर हमारे प्रश्न का आंसर सी होगा, बी एंड सी, जो कि क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर क्यों है वो भी जानो। गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्यप्रक मूल्यों के विकास के लिए सहायक खतन निम्नलिखित विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना, विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय जांच करने और अपने स्वयं अवसर प्रदान कर। तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 अगला बताओ।
बताओ भाई। शिकवा नहीं कि व्यक्तियों का उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। बेंचमार्क आकलन में, इप्सेटिव आकलन में, मानदंड मानदंड संदर्भित आकलन में, सामान्य संदर्भित आकलन में। बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 का कौन सा ऑप्शन काम करेगा? बोले सर हमें तो यहां पर इप्सेटिव आकलन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या लग रहा है? बोले सर हमें तो यहां पर क्या लग रहा है? बी आंसर इज द राइट आंसर हो रहा है। इप्सेटिव आकलन में क्यों होता है कि इप्सेटिव असेसमेंट छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करने का एक तरीका है, जिसमें मूल्यांकन और फीडबैक वार्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। अतः व्यक्तियों का उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शनीय अंकों की तुलना इप्सेटिव आकलन में की जाती है, जबकि बेंचमार्क आकलन एक परीक्षण या अन्य मूल्यांकन है जो छात्रों को पूर्व वर्ष में विभिन्न अंतरालों पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ भाई। कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है? बोले सर दृश्यकरण कौशल का विकास, दिक्कत स्थान संबंधी विवेचन कौशल का विकास, आकृतियों के नाम याद करना, सही विकल्प का चयन करना। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बोले सर हमें लग रहा है दिक्कत स्थान संबंधी विवेचन कौशल के विकास करना। प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन केवल और केवल कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, बाकी कुछ भी ना होगा। भूल भुलैया है। देखो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना, पढ़ाने का एक मन नहीं, अगर एनर्जी रहती ना शरीर में तो मैं हर कहते हैं ना कि वो शेर शेर की तरह दहाड़ता हूं, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती है। कि प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य दृश्यकरण कौशल का विकास करना तथा दिक्कत स्थान संबंधी विवेचन कौशल का विकास करना आदि हो सकता है। अगला प्रश्न लगाओ भाई। प्राइमरी स्कूल गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं का संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है? चार्ट, पुस्तकें और गुणन सामग्री, स्टेशनरी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, रूलर इत्यादि, मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणितमाला, टेनग्राम, त्रिविमीय आकृति, जियो बोर्ड, ब्लॉक, टाइल इत्यादि, सूची पत्र, शिक्षक पत्रिकाएं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ने हेतु अन्य सामग्रियां। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से फेंक के मारो भाई। क्या होगा मेरे भाई? बोले सर प्राइमरी स्कूल शिक्षण में क्या कह रहा है कि अधिगम हेतु निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं का संसाधन। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? बोले सर यहां पर अगर अपन बात करें तो चार्ट, पुस्तकें और गणन सामग्री जरूरी है कि नहीं? अगर अपन बी की बात करें स्टेशनरी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल इत्यादि, रूलर इत्यादि, वो जरूरत नहीं है मेरे भाई इसकी प्राइमरी स्कूल गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु। अगला कह रहा है कि मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणितमाला, टेनग्राम, त्रिविमीय आकृति, जियो बोर्ड, ब्लॉक, टाइल इत्यादि ये जरूरी है बच्चों को समझाने के लिए। सूची पत्र, शिक्षक पत्रिकाएं तथा
शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ने हेतु अन्य सामग्रियां, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, डी भी होगा इसमें शामिल। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा, बोले गुरुजी 21 के अंदर डी आंसर बजा लो, जो कि अपना प्रश्न को कहीं से करेक्ट करेक्ट आंसर है। कहीं से बोले सर करेक्ट से करेक्ट आंसर है, कर लोगे ना। अगला देखो कि प्राइमरी स्कूली गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित वस्तुओं का संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है। चार्ट, पुस्तकें और गुणन सारणी, मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणितमाला, टेनग्राम, त्रिविमीय आकृति, जियो बोर्ड, ब्लॉक टाइल इत्यादि, सूची पत्र, शिक्षक पत्रिकाएं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ने हेतु अन्य सामग्री। विकल्प डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 अपना सामान स्क्रीन पर ला गयो भाई। बताओ भाई। कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है और समूहीकरण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चों के उपयुक्त कार्य को पूरा करने में सहायता करता है? आगमन, अपघटन, उत्क्रमणीयता और वर्गीकरण। तो 22 का आंसर कहीं बजाएगो, बोले सर वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन आंसर होगा, जो क्या कह रहा है कि बच्चों के उपयुक्त कार्य को पूरा करने में सहायता करता है। वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और उनके विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है, इस प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल वस्तु वर्गीकरण कार्य को पूरा करने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ भाई। पढ़ो गौर से और आंसर फेंको भाई। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणा के लिए शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बोले गुरुजी भूमिका निर्वहन आयोजित करना, समीप के बाजार जाकर विभिन्न प्रकार के मुद्रा परिवर्तन के नियमों के शिक्षण द्वारा कलन विधि का उपयोग करना। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फेंके, क्या होगा? बोले सर यहां पर अगर भूमिका निर्वहन का आयोजित करना, समीप के बाजार जाकर करना, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तीसरा क्या करा कि विभिन्न प्रकार के मुद्रा परिवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण, नहीं भाई। कौन सा होगा? बोले सर ए और बी। हमारे प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी जान लेते हैं, आ जाओ। कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विद्या निम्नलिखित भूमिका निर्वहन आयोजित करना, जैसे एक व्यक्ति द्वारा मुद्रा को सही तरह से मैनेज कर खर्च करना एवं भूमिका के रूप में बच्चों को दिखाता है। बच्चों को बाजार ले जाकर वहां की गतिविधियों से परिचित कराकर मुद्रा का सदुपयोग करने की अवधारणा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर चिपका दिया है, बताओ भाई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सभी त्रिभुज संभव त्रिभुज का निषेध है? पहला ऑप्शन दे रहा है ये गलत है कि सभी त्रिभुज संभव त्रिभुज है।
एक त्रिभुज मौजूद है जो एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर फेंको भाई, क्या होगा? बोले सर यहां पर अगर अपन बात करें ना कि जो निषेध है उसकी बात कर रहा है, ये गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, पहला ऑप्शन इसका सही करता है भाई। एक त्रिभुज मौजूद है जो कि समबाहु त्रिभुज नहीं है, भाई क्या कह रहा है कि निषेध है, सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, तो ये तो करता ही नहीं है, निषेध थोड़ी है। बोले सर यहां पर ए और बी होगा, प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्यों होगा? कथन सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का निषेध है। ये गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज मौजूद है, एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। निषेध का अर्थ अवज्ञा के समरूप होता है, जैसे ऐसा नकारात्मक कथन जो सकारात्मक के विपरीत हो। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। एक बालिका व्यक्त करती है यदि रेखा एबी रेखा सीडी से छोटी है और रेखा सीडी रेखा ईएफ से छोटी है, तब रेखा एबी रेखा ईएफ से छोटी होगी। मापन के कौन से गुणधर्म का यह उल्लेख किया गया है? सहचारी गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, संक्रामिता गुणधर्म, संरक्षण का गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर फेंको भाई, के वैगो। बोले सर ये होगा संक्रामिता का गुणधर्म, संक्रामिता गुणधर्म। क्यों होगा? बोले सर संक्रामिता का अर्थ यह है कि द्वि आधारी संबंध है, जिसमें यदि ए से संबंधित बी और बी से संबंधित सी ए संबंधित होगा, ये क्या होता है? संक्रामिता होता है। क्वेश्चन का आंसर पढ़ो और एक बार गौर से पढ़ के तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला खराब हो गया भयंकर वाला। बताओ भाई, कक्षा 1 के बच्चों की गिनती और अंक की अवधारणा के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन से शिक्षक शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाए और उन्हें गिनती का पाठ करवाए। भाई साहब शिक्षिका बच्चों को स्कूल में पढ़ा देगी, फिर मैदान में ले जाने की कहां जरूरत है उनको? है गलत है कि नहीं है? बताओ, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे बच्चों को। पहला ऑप्शन तो क्या होगा आप गलत होगा। अगर दूसरा ऑप्शन अपन देखते हैं तो क्या कह रहा है कि बच्चों को कुछ भी खेलने की अनुमति दे, क्योंकि ये अंकों के ज्ञान और गणन कौशल को बढ़ावा देते हैं। बच्चे तो गोली चलाएंगे, डायरेक्ट बंदूक लेके चला लेने देंगे, आप लोग नहीं चलाने देंगे ना, तो ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए है, तो ये भी गलत हो गया बच्चा। शिक्षिका मूर्त वस्तुओं से पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि का उपयोग करे और बच्चों को निर्देशानुसार इन वस्तुओं को खेलने की अनुमति दे। प्रश्न का आंसर क्या होगा? बोले गुरुजी सी आंसर होगा, क्योंकि मूर्त वस्तु होती है ना कि आप लोगों के सामने शिक्षिका वस्तुओं से खेलने की अनुमति, तो बच्चों के सामने टोकन, बर्तन जो फचे मटे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मोती के, तो उनको जब बच्चा खेलता है तो उनको कि 1 2 3, तो काउंटिंग वाउंटिंग का जो होता है जोड़ बाकी गुणा भाग का, वो जल्दी सीख जाता है। कक्षा 1 के बच्चों को गिनती और अंक की अवधारणा शिक्षण हेतु शिक्षिका शिक्षक शिक्षिका को मूर्त वस्तुओं जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि का उपयोग करके बच्चों को निर्देशानुसार उन वस्तुओं से खेलने की अनुमति दे, खेल देना। खेल विधि का उदाहरण, तब बच्चे जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उनकी क्या आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ भाई, कि पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर फेंकेंगे भाई सारे के सारे। बोले सर ये प्री एक्टिव होता है। पाठ योजना शिक्षक के किस चरण से संबंधित है? प्री एक्टिव से होता है। देखो अगला, कि पाठ योजना का संबंध शिक्षण प्रक्रिया के पूर्व विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की योजना है, इसे हम प्री एक्टिव चरण कहते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28,
एक प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के विभिन्न विभिन्न समूहों को वर्ताकार टुकड़े, कटआउट्स, आयताकार पट्टियां बांट देती है। जब वह उनको सामग्री का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्न को हल करने को कहती है, कौन से विभिन्न का जोड़ 1/2 होगा? ऐसे प्रश्न, पहला ऑप्शन है कि को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये भिन्न से संबंधित भ्रांतियों की ओर ले जाता है। को हल करने का बच्चों के इस स्तर पर अत्यधिक कठिन है। को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अनेक उत्तरों की ओर ले जाता है। को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अनेक उत्तरों का गणित में कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 सामने स्क्रीन पर है। बोले सर ये कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अनेक उत्तरों की ओर ले जाता है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? बोले सर सी आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। एक प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों को वर्ताकार टुकड़े, आयताकार पट्टियां बांट देती है। तब वह इन सामग्रियों का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने को कहती है, जैसे कौन से भिन्नों को जोड़ा जाए 1/2 होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को एक शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अनेक उत्तरों की ओर ले जाते हैं। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29। बताओ भाई, आंसर दो। किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए। बच्चों ने निम्नलिखित में कथन प्रस्तावित किए, मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। मेरी पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कम है। उपयुक्त क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना। जब शिक्षक व्यस्त है, भारों के योग की अवधारणा को सुदृढ़ करना। भाई जब अपन बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तो अपन क्या करते थे, जैसे गुरुजी हमारे व्यस्त रहते तो हमें क्या करते थे कि भाई पेड़ पौधों में पानी डाल दो, साफ सफाई कर दो, तो हमें क्या रखते थे, वो व्यस्त रखते थे। आप लोगों के टाइम में हो कि नहीं हो मुझे पता नहीं, भाई हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बड़े हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल में तो होता कि पेड़ पौधे होते थे, उसमें बोलते थे गुरुजी पानी डाल दो भाई पेड़, आपकी एक पेड़ की क्लास नहीं है, इसमें पेड़ पौधों में पानी डाल, ये साफ सफाई कर दो। हम चाव से जाते थे, बड़े खुश होकर के जाते थे कि यार 1 घंटे का टाइम निकाल के बच गया मामला, नहीं तो इस पीरियड में पिटाई होती। तो वो होती है बातें। तो यहां पर क्या होगा, बोले सर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो, क्या होगा? यहां पर कह रहा है कि डी, भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए आधार बनाना। प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए आधार बनाना। एक शिक्षक गणित को कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए, इस बच्चों को निम्न प्रकार व्यवस्थित की, मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। मेरी पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कम है। एक शिक्षक इस प्रक्रिया द्वारा भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए आधार बनाता है। आज का लास्ट एंड फाइनल प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में आकलन की कौन सी तकनीक गणित में संरचनात्मक आकलन का हिस्सा है? कौन सा है? बोले सर 70 अंत परीक्षा, टर्म एंड एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो हमारे प्रश्न का आज लास्ट का प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा, कैसा सेशन रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सभी को धन्यवाद।